नमस्कार दोस्तों। तो आज के करंट अफेयर में आपका फिर से स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट में शिलोंग में नॉर्थ ईस्ट काउंसिलिंग की गोल्डन जुबली बनाई, जिसको 50 साल के संदर्भ में हम देखते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने स्टेट गवर्नमेंट से कहा कि हम इस पे 8 पिलर पे काम करेंगे नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में। 8 पिलर कौन कौन से हैं? सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आप नॉर्थ ईस्ट में देखते थे कि वहां पे इंसर्जेंसी बनी है, ठीक है, कई उग्रवादी घटनाएं वहां पे होती थी, तो पीस के संदर्भ में बात करेंगे। पावर की सबसे अधिक समस्या होती थी, तो पावर से संबंधित बात करेंगे। बहुत खूबसूरत है तो टूरिस्ट से संबंधित बात करेंगे। 5G कनेक्टिविटी की बात करेंगे। कल्चर बहुत ही अच्छा है, ट्राइबल कल्चर है, समुदाय पर आधारित कल्चर है, तो उस पर बात करेंगे। और नेचुरल फार्मिंग पे बात करेंगे, स्पोर्ट और पोटेंशियल पे बात करेंगे। तो नेचुरल फार्मिंग की बात आई तो सबसे पहले आप हमें बताइएगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में नॉर्थ ईस्ट में कौन सा राज्य है जहां पे पूर्णतः ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। ठीक है, कमेंट करके आप हमें बताएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम गृह प्रवेश प्रोग्राम से संबंधित त्रिपुरा में उनने कुछ उद्घाटन किया और उसमें 2 लाख से अधिक जो बेनिफिशियरी हैं, जो मतलब लाभार्थी हैं, उनको अपना घर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और रूरल स्कीम के तहत प्रदान किया। तो ये न्यूज थी। ठीक है, अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है नॉर्थ ईस्ट काउंसिलिंग क्या है। तो नॉर्थ ईस्ट काउंसिलिंग को 1972 में स्टैब्लिश किया गया और इनका काम है कि नॉर्थ ईस्ट में जो इकोनॉमिक मतलब कि आर्थिक और सोशल मतलब कि सामाजिक, नॉर्थ ईस्ट में आर्थिक सामाजिक विकास के संबंध में क्या देना, गति देना। ठीक है, और ए मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट रीजन के तहत क्या करते हैं, काम करते हैं। इसके एक्स ऑफिसियो जो चेयरमैन रहते हैं हमारे जो भारत सरकार के जो यूनियन होम मिनिस्टर, जो वर्तमान में हमारे मोटा भाई हैं, वो इसके चेयरमैन हैं। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्ट काउंसिल ने अभी तक क्या काम किया है 8 साल में, तो इससे संबंधित बात की। 74% जो रिडक्शन हमको देखने को मिला है इंसर्जेंसी इंसिडेंट में, वो उसमें कमी देखने को मिली है। 60% इंसिडेंट जो अटैक के होते थे सिक्योरिटी पे फोर्सेस पे होते थे, तो उसमें हमें कमी देखने को मिली है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि हमने कई वहां पे जो ऐसे अब संरचनात्मक प्रोजेक्ट हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के कई डेवलपमेंट प्रोडक्ट हैं, चाहे वो रोड की बात हो, चाहे वो एयरपोर्ट की बात हो, चाहे वो हाइड्रो पावर प्लांट की बात हो, तो कई प्रोजेक्ट हमने वहां पे क्या किया है, काम किया है। काफी डेवलपमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप मेंस में लिख सकते हैं। अब क्या क्या काम किया है, हमने क्या किया है, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल ने क्या किया, सब्सिडी क्या है, कंट्रीब्यूशन किया है। 9800 किलोमीटर का रोड बनाए हैं वहां पे, टोटल ब्रिजेस बनाए हैं। ठीक है, और एयरपोर्ट्स बनाए हैं, ये सारी चीजें वहां पे हमको देखने को मिला है। ईटानगर में अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां पे एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। ठीक है, पावर सेक्टर में 7 हाइड्रो प्रोजेक्ट, थर्मल पावर प्रोजेक्ट को वहां पे निर्माण करवाया। 70% जो करंट इंस्टॉल कैपेसिटी हमें इस रीजन में देखने को मिलती है नॉर्थ ईस्ट। एग्रीकल्चर के संदर्भ में हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बल दिया। हेल्थ सेक्टर में हमने टेली मेडिसिन के माध्यम से लोगों को ऑनलाइन ई कंसल्टेशन उपलब्ध करवाया, मैन पावर को डेवलप किया। ठीक है, और इंडस्ट्री डेवलपमेंट के संदर्भ में हमने फॉरवर्ड लिंकेज के संदर्भ में बात की। ठीक है, तो ये सारे काम वहां पे किए। टूरिज्म के क्षेत्र में हमने क्या किया, जूम फार्मर को बहुत संबंध में बात की, और कहीं वहां पे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डेवलप किया जो वहां पे क्या कर सकते हैं, पर्यटन का विकास कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप मेंस में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको 1972 में स्टेब्लिश किया गया। तो ये क्या है, स्टेचुरी ऑर्गेनाइजेशन है। नॉर्थ ईस्ट एक्ट के माध्यम से, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट काउंसिलिंग के माध्यम से इसको स्टेब्लिश किया गया 1972 में। तो क्या है कि स्टेचुरी काउंसिलिंग है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात है कि अदर इनिशिएटिव क्या है, कि हमने एक्ट फास्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में बात की। एक्ट फर्स्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी की बात की, कि हम सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट के विकास पे बात करेंगे और त्वरित रूप से फास्ट रूप से क्या करेंगे, नॉर्थ ईस्ट के विकास के प्रति हम क्या है,
प्रतिबद्ध है। ठीक है, तो जो भी वहां पे विकास की वंचनाएं हमको देखने को मिलती है, जो भी वहां पे डिप्राइव्ड सोसाइटी हमको देखने को मिलती है, उनको हम डेवलपमेंट की मेन स्ट्रीम में लेके आएंगे और सारी समस्याओं को वहां पे क्या होगा, निदान होगा। ठीक है, इसके अलावा पीएम डिवाइन स्कीम भी है, प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट। इसमें क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात होगी। ढोला सादिया ब्रिज का डेवलपमेंट हुआ, कंट्री का लॉन्गेस्ट ब्रिज है ओवर लोहित रिवर में, आसाम। ठीक है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड जो ट्राइलेटरल हाईवे का हमने अगरतला और अखोरा के मध्य रेल प्रोजेक्ट की बात की, तो काफी हमने कनेक्टिविटी को बढ़ाने के संदर्भ में यहाँ पे क्या किया है, काम किया है। और अभी हाल ही में ईटानगर के पास हमने नया एयरपोर्ट जो अरुणाचल प्रदेश में क्या किया, डेवलप किया। तो इस बात को आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना चर्चा में थी, तो इसका मेन उद्देश्य है, इसमें दो योजनाएं हमको देखने को मिलती है, एक अर्बन वाली, एक ग्रामीण वाली। तो अर्बन में इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप की बात करते हैं, सब्सिडी बेनिफिशियरी इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे हो सकती हैं। तो इसके संदर्भ में हमने क्या किया, डिटेल में अध्ययन किया। तो अब आपका अगर नॉर्थ ईस्ट काउंसिल से कोई भी आपका प्रश्न आएगा तो इजीली आप इसको क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, और मेन से संबंधित आप इजीली इस पॉइंट को क्या कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं। तो हमने नॉर्थ ईस्ट पढ़ा, एक बार मैप देख लेते हैं। मैप में आप जरूर याद रखिएगा कि आसाम की जो सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश से लगती है, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं सबसे लगती है, केवल सिक्किम को छोड़कर। ठीक है, और आसाम की सीमा देखो कहां से लगेगी, अरुणाचल प्रदेश से लगेगी, नागालैंड से लगेगी, मणिपुर से लगेगी, मिजोरम से लगेगी, त्रिपुरा से लगेगी। ठीक है, और मेघालय से लगेगी। तो अगर आपसे ऐसा प्रश्न यूपीएससी ने पूछा था कि अगर आप नागालैंड से चलेंगे और अगर आपको केरला में आएंगे तो आपको कितने स्टेट को पार करना पड़ेगा तो आप केरला में आ पाएंगे, ऐसा प्रश्न यूपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। तो आपको मैपिंग ज्यादा रटना नहीं है, आपको मैपिंग के जो कोई भी टॉपिक है आप क्या करोगे, कम से कम 10-15 बार उसको डेली 2-2 मिनट 5-5 मिनट देखोगे तो इजीली आपकी मैपिंग आपके दिमाग में फिट हो जाएगी और आप क्या कर पाएंगे, जब भी इससे संबंधित उस मैपिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आप इजीली उसको क्या कर पाएंगे, उसको टैकल कर पाएंगे। ठीक है, ये समस्या रहती है। अक्सर अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि एक ही दिन में सारी मैपिंग पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। मैपिंग का कोई भी पोर्शन है तो आपको क्या करना है, जैसे आधे घंटा आपने एक टॉपिक को देखा मैपिंग को, फिर दूसरे दिन आधे घंटे को देखा, तो ऐसे आप थोड़ा उसको छोटे छोटे गोल में उसको डिवाइड कीजिए, आप उसको देखिए, आपके प्रश्न आपको याद भी होगा और आपके प्रश्न भी इजीली क्या होंगे, सॉल्व होंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, रुपीस ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म चर्चा में है, क्योंकि अधिकांश ये देखने को मिला है कि जो वेस्टर्न के जो सैंक्शन रहते हैं रसिया पे, चाहे वो रसिया के ऊपर लगा देते हैं, कभी चाइना के ऊपर लगा देते हैं, कभी पाकिस्तान के ऊपर लगा देते हैं, कभी ईरान के ऊपर लगा देते हैं, तो हमको तो दिक्कत होती है ना भाई, हम किसमें ट्रेड करें, हम ट्रेड किसमें करें, क्योंकि सारी जो ट्रेड की जो मोनोपोली हमको देखने को मिलती है वो डॉलर में देखने को मिलती है। और डॉलर में मोनोपोली देखने को मिलती है, तो अगर वेस्टर्न की कंट्री, स्पेशली अगर अमेरिका कोई रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, रसिया पे लगाएगा, ईरान पे लगाएगा, पाकिस्तान पे लगाएगा, अदर कोई कंट्री पे लगाएगा, तो हमारा ट्रेड तो बाधित होगा, हम कैसे ट्रेड करेंगे। तो हमने इस समस्या को खत्म करने के लिए क्या किया है कि रुपीस ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म पे बात की है, मतलब कि कोई भी ट्रेड होगा हम रुपी में करेंगे। ठीक है, इसलिए चर्चा में था। जैसे अभी हाल ही में अमेरिका ने रसिया पे सेंक्शन लगाई, यूक्रेन और रसिया वार के कारण, जिसको एक शिफ्ट नाम का मैकेनिज्म है जो क्या करता है, अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो मैसेजिंग करने का काम करता है। क्या करता है, केवल मैसेजिंग। इसका शिफ्ट का आपको जो हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम में है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इस पे इनके द्वारा मतलब कि रसिया को इस शिफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया गया, और बाहर कर दिया गया तो रसिया इसमें काम नहीं कर पाएगा, तो रसिया ने अपना सिस्टम यूज किया।
तो इसके द्वारा क्या हुआ, भारत ने क्या किया कि रसिया के साथ रुपये में ट्रेड करना, सेटलमेंट रुपये में करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आप रूबल के बदले क्या देंगे, हम आपको रुपये देंगे, तो सारा ट्रेड क्या होगा, लोकल करेंसी में हो जाएगा। और इसी के साथ एक न्यूज और थी कि ताजिकिस्तान, लग्जमबर्ग, क्यूबा, सूडान के मध्य हम क्या कर रहे हैं, इंडिया के साथ ये क्या कर रहे हैं, नेगोशिएशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि रुपीस ट्रेड सेटलमेंट में अपना कोई भी ट्रेड हो सके। इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जुलाई 2022 में आरटीएस मैकेनिज्म को लेके आए, जब वेस्टर्न ने सेंक्शन लगाए कहां पे, रसिया के ऊपर, अगेन यूक्रेन बांध के संबंध में। इसका मतलब क्या है कि अगर इसका मतलब है कि हम रुपये का क्या कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, इंटरनाइजेशन कर रहे हैं। और इसका क्या मतलब होगा कि प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग रुपीज, मतलब इससे क्या होगा, विदेशों में हमारी रुपये की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, स्वीकार्यता बढ़ेगी अक्रॉस द वर्ल्ड। और हमारे जितने भी इनवॉइसिंग सिस्टम होंगे, जितने भी ट्रेड के पेमेंट होंगे, क्रॉस बॉर्डर जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, हम किस में करेंगे, रुपये में करेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसके बेनिफिट क्या होंगे, बेनिफिट ये होंगे कि हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व की जो रिक्वायरमेंट रहती है, हमको उस एक लेवल पे होल्ड करके रखना पड़ता है। जैसे हमने 1991 में हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व था बहुत कम लेवल पे चला गया था, तो हमने आईएमएफ से क्या मांगी थी, मदद मांगी थी। और मदद मांगी थी तो उन्होंने हमारे ऊपर कुछ पॉलिसियां इम्पोज कर दी कि अगर आप एलपीजी रिफॉर्म लेके आएंगे तभी हम आपको क्या देंगे, ग्रांट देंगे या फिर मदद देंगे या आपको लोन देंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। तो अगर हम हमारे रुपये का अंतरराष्ट्रीयकरण हो जाता है, हम जितने भी ट्रेड के सेटलमेंट हैं अपने रुपये में कर पाएंगे, तो क्या होगा, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या हो जाएगा, उसको एक रिक्वायरमेंट लेवल पे होल्ड करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हमारे रुपये की क्या होगी, विश्व में क्या हो जाएगी, उसकी स्वीकार्यता, क्रेडिबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो हमारी जो एक्सटर्नल शॉक है करेंसी में देखने को मिलता है, कभी कभार आप न्यूज सुनते हैं कि भारत का जो रुपया है अगेंस्ट मतलब कि डॉलर के मुकाबले कम लेवल पर देखने को मिला है, तो आपको ये न्यूज सुनने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि अधिकांश जो ट्रेड सिस्टम है किस पे है, डॉलर पे है। और जैसे ही डॉलर की मांग भारतीय मार्केट से बढ़ जाती है, तो भारतीय रुपया क्या हो जाता है, डाउन चला जाता है, जिसको अवमूल्यन कहते हैं। मतलब कि उसकी क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, कम हो गई। अवमूल्यन तो सरकार करती है, ठीक है, अगर मूल्य में ह्रास होता है तो वो मार्केट के द्वारा होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हमें इस प्रकार की न्यूज सुनने को नहीं मिलेंगी, फिर डॉलर की मांग घटे या बढ़े, क्योंकि हमारी जो रुपये की जो स्वीकार्यता है, जो हमारी रुपये की क्रेडिबिलिटी है, वो अक्रॉस द वर्ल्ड हमको देखने को मिलेगी। तो इस तरह की घटनाएं हमको देखने को नहीं मिलेगी। अक्सर आप न्यूज सुनते हैं कि अमेरिका की जो फेडरल बैंक ने उसने क्या कर दिया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, तो हमारी शेयर मार्केट से लोगों ने पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया, तो हमारी जो रुपए की जो वैल्यू है वो डॉलर के मुकाबले कम होगी। ठीक है, और इसके अलग क्या होगा कि जो सिग्निफिकेंट हमको सेविंग भी हमको देखने को मिलेंगी फॉरेन रिजर्व के संदर्भ में इंडिया में। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और हम इसके क्या होगा, अगर हमारी जो रुपये की अगर क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी तो हम ग्लोबल इकोनॉमिक पावर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो सारे क्या हो सकते हैं, बेनिफिट आपको देखने को मिल सकते हैं। ये सारे हमने प्रॉन्स है। अब कुछ चैलेंज भी है। आरबीआई क्या करती है, डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करती है, उसका होल्ड है हमारी रुपये से। मान लो हमने अगर इसका अंतरराष्ट्रीयकरण कर दिया, हमने जितने भी ट्रेड है रुपये में करना स्टार्ट कर दिए, हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई, तो हमारी जो आरबीआई का डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करते हैं, तो उसमें कॉम्प्लिकेटेड हमको देखने को मिलेंगे, उसको चैलेंज हमको देखने को मिलेंगे। आरबीआई की स्वतंत्रता क्या होगी, प्रभावित होगी। इंडिपेंडेंस, उसकी जो एफिशिएंसी है, जो उसकी इफेक्टिवनेस है, वो हमको कम लेवल पे देखने को मिलेगी। ठीक है, जिसके द्वारा कभी कभार आप सुनते हैं कि रेपो रेट बढ़ा दी, रिवर्स रेपो रेट कम कर दी, बैंक रेट बढ़ा दी, तो ये सारी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, और हमारी जो रुपये है हॉट मनी की तरह हो जाएगा,
तो अधिकांश लोग क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज रेट क्या होगी, उसकी वॉलेटिलिटी अधिक हो जाएगी। जैसा कि 1997 में हमको एशियन क्राइसिस देखने को मिले, वैसी ही कुछ घटना हमको भारतीय मार्केट में देखने को मिल सकती है। ठीक है, इस बात को देखेंगे। ठीक है, तो यही सारी चीज यहाँ पे लिखी है, तो एक बार आप इसको पढ़ लेना। दूसरा, भारत सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं। तो भारत सरकार ने किया है कि हम मसाला बॉन्ड लेके आएंगे। मसाला बॉन्ड किस में जारी होते हैं, रुपए में होते हैं फॉरेन मार्केट में, और इनके द्वारा जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है वो रुपये में होता है, और जो कॉमर्शियल बोरिंग होती है भारतीय कंपनी के द्वारा वो किस में होती है, रुपये में। तो ये भी एक कदम है भारतीय रुपया का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने, उसकी स्वीकार्यता बढ़ाने का। और कहा कि हम एशियन क्लियरिंग यूनियन लेके आ रहे हैं कि एशिया में जितने भी देश हैं वो अपनी ट्रेड से संबंधित जितने भी सेटलमेंट हैं वो अपनी लोकल करेंसी में करेंगे। ठीक है, और करेंसी स्वैप जो आरबीआई ने 23 से अधिक कंट्री को पास किया है, जैसे यूएई के द्वारा हुआ है, और सार्क जो जितनी भी कंट्री हैं उसके द्वारा हमको देखने को मिला है। कमेंट करके बताएंगे सार्क में कौन कौन सी कंट्री है। और ट्रेड सेटलमेंट इन रुपीज, ये आपने पढ़ाई, तो अभी हमने आपको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने पढ़ा, इसको याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण चीज है, अक्सर एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। 1925 में आपको याद हुआ कि काकोरी ट्रेन को लूटा गया हमारे क्रांतिकारियों ने, और काफी महत्वपूर्ण चीज थी, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये चर्चा में इसलिए है कि 17 दिसंबर को राजेंद्र नाथ लहरी और 19 दिसंबर को आसफुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह को 1927 में उनको हैंग किया गया, मतलब कि फांसी दी गई। काकोरी ट्रेन रॉबरी चर्चा में थी। ट्रेन मतलब कि क्या कर रही थी, ट्रांसपोर्टिंग मनी को, मतलब कि ट्रांसपोर्ट कर रही थी कहां से, ब्रिटिश ट्रेजरी में। तो इसके हिसाब से हिंदुस्तान जो रिपब्लिकन एसोसिएशन है उनने योजना बनाई कि हम इसको लूटेंगे। काकोरी जो कॉन्स्पायरेसी है या फिर काकोरी जो ट्रेन रॉबरी है वो नियर जो हमको देखने को मिला, लखनऊ के आसपास एक टाउन हमको देखने को मिलता है, उसमें हमको देखने को मिला। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने इस मतलब कि जितनी भी रॉबरी है उसको ऑर्गेनाइज किया, और जब ट्रेन शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही थी तो इसमें हमको टाउन देखने को मिला काकोरी, वहां पे इनको 9 अगस्त 1925 को इसको डिटेन किया, मतलब कि इसको लूटने का प्रयास किया। और उसमें जो शामिल व्यक्ति थे इसको एग्जीक्यूट किया गया राम प्रसाद बिस्मिल, आसाफुल्ला खान, राजेंद्र लहरी, चंद्रशेखर आजाद, स्वर्ण सिंह, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मनमथनाथ गुप्ता, मुकंदी लाल, बनवारी लाल, कंदन लाल, ठीक है, और प्रेरणावेश मुखर्जी। तो आप इनके याद नाम याद रखिएगा, आपसे प्रश्न इनके नाम पे पूछा जा सकता है। दूसरा, जब इनको गिरफ्तार किया गया तो उनको लीगल जो डिफेंस दी गई पंडित गोविंद बल्लभ भट्ट पंत ने, मोहनलाल सक्सेना, चंद्र भानु गुप्ता, अजीत प्रसाद जतिन, गोपीनाथ श्रीवास्तव, आर.एम. बहादुर जी, एम.बी.के. चौधरी। फिर राम प्रसाद बिस्मिल ने अपना केस स्वयं लड़ा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 5 लोगों को डेथ सेंटेंस दिया गया। स्वर्ण सिंह जो भगत सिंह के अंकल थे, राम प्रसाद बिस्मिल, आसाफुल्ला खां, राजेंद्र लहारी, रोशन सिंह को मृत्युदंड दिया गया। और इसमें जो सरफरोशी की तमन्ना जो पोयम थी जिसको राम प्रसाद बिस्मिल ने ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब कि जब इस टाइम पे दिए हुआ तो उस पर मतलब किस चीज को गाया गया और इसको रिटर्न किया गया बिस्मिल अजीमबाड़ी ने। तो इस बात को ध्यान रखेंगे जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। चंद्रशेखर आजाद आपको पता ही है कैप्चर नहीं हुए, इनने क्या हुआ, अपने आप से गोली मार ली। फिर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये क्या है, क्रांतिकारी संगठन था, रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था। 1924 में इसको स्टेब्लिश किया गया। ईस्ट बंगाल बाय सचिंद्र नाथ सन्याल ने, नरेंद्र मोहन सेन ने और प्रत्युल गांगुली ने, ठीक है, अनुशीलन समिति के दौरान। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें।
ऑब्जेक्टिव ये था कि भारत को यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया बनाना है, फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया बनाना है। और इसकी काम कैसे करेंगे कि आर्म्ड हम क्या करेंगे, रिवोल्यूशन करेंगे और जितने भी ब्रिटिश लोग थे उनको हम खत्म करेंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया, इसको एचआरए को ज्वाइन किया। आसाफुल्लाह खां, रामप्रसाद बिस्मिल ने एचआरए को ज्वाइन किया। बाद में भगत सिंह ने इसका नाम करके हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन आर्मी कर दिया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये चर्चा में था तो हमने इसको पढ़ा, काफी महत्वपूर्ण चीज है, तो आप इसको देख सकते हैं। दूसरा, रिव्यू पिटीशन चर्चा में है। अभी क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी गई। आपको पता ही है बिल्किस बानो की जो विक्टिम थे उनको अभी क्या कर दिया है, रिहाई कर दिया है। तो इसलिए बिल्किस बानो ने दोबारा पिटीशन लगाई थी कि आप इनको वापस जेल में डालो। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को अकॉर्डिंग टू भारतीय संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो फाइनल और बाइंडिंग होता है, इसके खिलाफ आप कहीं और नहीं जा सकते। लेकिन आर्टिकल 137 ये कहता है संविधान का कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि अपने जजमेंट को दोबारा रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, और लीगल बेसिस फॉर ए रिव्यू पिटीशन आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि रिव्यू पिटीशन जो पार्टी उस मतलब की जजमेंट में शामिल है वही डालेगी। इसके अलावा कोई और व्यक्ति भी रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं जो मतलब कि उस डिसीजन के बारे में रिव्यू चाहता है। लेकिन रिव्यू पिटीशन डालने के लिए आपको 30 दिन का समय चाहिए। 30 दिन के अंदर ही आप डाल पाएंगे। और इसको ओपन कोर्ट में हेयर नहीं किया जाता, इसको जजों के चेंबर में सुना जाता है सर्कुलेशन बनाकर। ठीक है, और इसमें लॉयर क्या करते हैं, मतलब कि अपना सबमिशन दे देते हैं आंसर का, आर्गुमेंट इसमें अलाउ नहीं रहते ओरल रूप से। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसे चर्चा में था, मैंने बता दिया। अब इंडियन फिक्की ने क्या किया है, इंडिया सेंचुरी अचीविंग सस्टेन इंक्लूसिव ग्रोथ इनिशिएटिव लॉन्च किया है, एक रिपोर्ट लॉन्च की है। इसमें उन्होंने कहा है, इसमें इनका साथ दिया है मैकेंसे। कहा है कि इंडिया को 2030 तक बहुत सारे काम करने पड़ेंगे और 11 सेक्टर पे उन्हें काम करना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, 2047 तक विकसित राष्ट्र बन सकते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें मेनली फोकस किया कि हमको समावेशी ग्रोथ पे बढ़ावा देना है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हो, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात हो, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट की बात हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात हो, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात हो, रिडक्शन रिलीजन डिस्पैरिटी की बात हो, इंडस्ट्री डेवलपमेंट की बात हो, पॉवर्टी एलिवेशन की बात हो। और इसमें उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हमको एक्सपोर्ट 2030 तक 100 बिलियन करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चर में 400 बिलियन। ठीक है, और कंज्यूमर टैक्स में हमें 770 मिलियन के आसपास ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो एक बार आप इसको पॉज करके, प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मेंस में आप इसको कोट कर सकते हैं कि इस रिपोर्ट के माध्यम से ऐसा ऐसा कहा गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, 25 ईस्टर्न जोनल काउंसिलिंग की मीटिंग कोलकाता में हुई और मिनिस्टर ने कहा, जो ईस्टर्न जोनल काउंसिलिंग के मिनिस्टर ने कहा कि हमको जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हमको देखने को मिलता है, ठीक है, वामवाद हमको देखने को मिलता है, उसके खिलाफ हमको कैंपेन चलाने की आवश्यकता है। और जो भी हमके ड्रग्स से संबंधित समस्याएं देखने को मिलती हैं उस पर निजात पाने की आवश्यकता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की बात की, मैन्युफैक्चरिंग की बात की, ये सारी चीजें उन्होंने बात की। कुल मिला के कहें तो डेवलपमेंट की बात की। और कहा कि इंडिया हाईली क्या है, वनरेबल है ड्रग ट्रैफिकिंग के मामले में। क्यों? क्योंकि लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलिसिट ड्रग हमको साउथ एशिया में देखने को मिलता है। एक साइड हमको ये भारत है, एक साइड हमको गोल्डन क्रेसेंट देखने को मिलेगा, एक साइड हमको गोल्डन ट्रायंगल देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोनों साइड अफीम का उत्पादन होता है, ड्रग का प्रोडक्शन काफी बड़ी मात्रा में होता है। गोल्डन क्रेसेंट में आपको ईरान देखने को मिलेगा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान देखने को मिलेगा। गोल्डन ट्रायंगल में आपको म्यांमार, लाओस, थाईलैंड देखने को मिलेगा। ठीक है, वियतनाम भी आपको इस पार्ट में देखने को मिलेगा।
तो ये सारी चीजें आपको इसके माध्यम से हम बीच में हैं तो काफी वल्नरेबल हैं। इधर से इलीगल ट्रैफिकिंग हो जाएगी, इधर से इलीगल ट्रैफिकिंग हो जाएगी। तो इसी के कारण पंजाब में हमें ये समस्याएं देखने को मिलती हैं, और इधर ही हमको नॉर्थ ईस्ट में ये वाली समस्याएं हमको उधर देखने को मिलती हैं। तो हमने अभी नॉर्थ ईस्ट काउंसलिंग पढ़ी, हम ईस्टर्न जोनल काउंसलिंग भी पढ़ लेते हैं। जैसा मैंने बताया कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत इसको जोनल काउंसलिंग को स्टैब्लिश किया गया, लेकिन नॉर्थ ईस्ट काउंसलिंग एक्ट 1972 के तहत ही नॉर्थ ईस्ट काउंसलिंग को स्टैब्लिश किया गया। जोनल काउंसलिंग को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत स्टैब्लिश किया गया। इसके चेयरमैन होम मिनिस्टर होते हैं, वाइस चेयरमैन सीएम होते हैं, और 1 साल बाद इसको रोटेशन मिल जाता है। स्टेचुरी बॉडी है, चूंकि एक एक्ट के तहत स्टैब्लिश है, और इसका उद्देश्य है कि कोऑपरेटिव के माध्यम से, फेडरलिज्म संघवाद के माध्यम से काम करना, फेडरलिज्म के माध्यम से काम करना, ताकि होलिस्टिक डेवलपमेंट के हिसाब से काम कर सकें। ठीक है, ये वाली नॉर्थ ईस्ट काउंसलिंग है, इस एक्ट के तहत नहीं, इसके लिए अलग सेपरेट एक्ट बना है जो हमने पढ़ा। ठीक है, इस अतिरिक्त हमको सेंट्रल जोनल काउंसलिंग, ईस्टर्न जोनल काउंसलिंग, साउथर्न जोनल काउंसलिंग, वेस्टर्न जोनल काउंसलिंग और नॉर्थ जोनल काउंसलिंग रहती है। इसमें कुछ स्टेट रहते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है, इसके अलावा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। दूसरी बात, जीएसटी काउंसलिंग की 48 मीटिंग हुई, इसमें कुछ डिसीजन किए गए। डिसीजन ये था कि आपको जीएसटी जो ऑफेंस होता है सेक्शन 132 सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017 के तहत इसको डीक्रिमिनलाइज करने की बात की गई। ठीक है, कि इसको थोड़ा सा डीक्रिमिनलाइज करो, और कहा कि डबलिंग थ्रेशोल्ड लिमिट को, जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी उसको 1 करोड़ से करके 2 करोड़ कर दिया गया। कंपाउंडिंग अमाउंट को रिडक्शन किया गया, जो पहले 50 से 150% था, 25 से 100% कर दिया गया। अब जो पल्स का हस्क हमको देखने को मिलता है, जो भूसी बोलते हैं, उसको 5% से लेकर नील ऑफ स्लैब में आ गया, और जो एथेनॉल जो बायोफ्यूल है वो पहले 18% स्लैब में था, अब इसको 5% में लेके आए, क्योंकि अधिक से अधिक हमें विकास करना है बायो एथेनॉल का, बायोडीजल का, इसलिए इसको इधर लेके आए। और तम्बाकू, गुटखा, इस पे ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग, ट्रिब्यूनल टू सेटल डिस्प्यूट विद सेट टैक्स पेयर, इस पे अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है। इसकी अध्यक्ष हमको माननीय केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हमको देखने को मिलती है। अब जीएसटी काउंसलिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। जीएसटी काउंसलिंग को आर्टिकल 279(1)(a) के तहत स्टैब्लिश किया गया, 101वें संविधान संशोधन के तहत। और ये जॉइंट फोरम है किसका, सेंटर स्टेट का। इसमें फॉलोइंग मिनिस्टर हमको चेयरमैन देखने को मिलेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई जो सह अध्यक्ष है, मतलब कि वाइस चेयरमैन, वो आपको जो स्टेटों से कोई आप नॉमिनेट करके आप यहाँ पे, आपको वाइस चेयरमैन यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके वोटिंग राइट 1/3 सेंटर को है और 2/3 आपको स्टेट को है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, और सभी को, ईच स्टेट बिग और स्मॉल हो, सभी को इक्वल वोट दिया गया है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मेंबर रहते हैं यूनियन मिनिस्टर, मेंबर, वाइस चेयरपर्सन, आपको इनमें से मिलकर कोई बन जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, जीएसटी सेक्रेटरी में आपको सेक्रेटरी ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एडिशनल सेक्रेटरी, 4 कमिश्नर होंगे, और चेयरपर्सन ऑफ सीबीईसी आपको देखने को मिलेंगे। सॉरी। दूसरी बार जीएसटी जो टैक्स है, आपको पता ही है, 1 जुलाई 2017 से हम लेके आए 101 संविधान संशोधन के तहत। इसने इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया सेंट्रल और स्टेट के, लाइक वेट और एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, और 0.5%, 12, 18, 28% पे हमको 5 स्लैब हमको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सीजीएसटी इंट्रा स्टेट ट्रेड है। इंट्रा स्टेट का मतलब है एक राज्य से लेकर दूसरे राज्य में अगर ट्रेड होता है तो उसको सीजीएसटी बोलते हैं, और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, इम्पोज करती है, उसको कलेक्ट करती है। एसजीएसटी भी इंट्रा स्टेट के मध्य लगता है, इसको स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स इंट्रा स्टेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। और यूटीजीएसटी आपको यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है, कलेक्ट करती है, वैलिड ऑन यूनियन टेरिटरी, जब टैक्स होता है तब। ठीक है, मतलब ट्रांजैक्शन होता है तब। तल चापार ब्लैकबक सेंचुरी चर्चा में है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इसको प्रोटेक्ट कीजिए, इसका प्रोटेक्शन दीजिए, काफी महत्वपूर्ण सेंचुरी है।
ये हमको राजस्थान के थार डेजर्ट में देखने को मिलेगी, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और सुखावाटी रीजन में हमको देखने को मिलेगी। राजस्थान मतलब कि इंडिया की पहली ओनली सेंचुरी है जहां पे गुड नंबर ऑफ हमको ब्लैक बक हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस बात को, इसके अलावा कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे आते हैं, हेरियस है, ईस्टर्न इंपेरियल एज है, शॉर्ट टॉयड ईगल्स है। ठीक है, और ब्लैक बक आपको अदर जो सेंचुरी की बात होगी तो आपको थाल चापार सेंचुरी राजस्थान, ब्लैक बक नेशनल पार्क राजस्थान, सॉरी गुजरात, रखेरी ब्लैक बक सेंचुरी महाराष्ट्र, रैनबनोर ब्लैक बक सेंचुरी आपको इधर कर्नाटक। ठीक है, और जया मंगली ब्लैक बक कंजर्वेशन रिजर्व आपको इधर कर्नाटक में देखने को मिलेगा। इधर डिस्ट्रीब्यूशन अधिक से अधिक हमको देखने को मिलता है। ब्लैक बक को एंटीलॉप सेरवी कैपरा भी बोलते हैं, इंडियन एंटीलॉप भी बोलते हैं, और नेटिव टू इंडिया और हमको नेपाल में देखने को मिलता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हमको राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा अदर एरिया में देखने को मिलेगा। फास्टेस्ट एनिमल है नेक्स्ट टू चीता। और इसके अलावा आपको कुछ राज्यों का स्टेट एनिमल भी है, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश। और हिंदुइज्म में क्या है, प्योरिटी का क्या है, प्रतीक है, राजस्थान में काफी पूजा जाता है। बुद्धिज्म में हमको काफी महत्व हमको देखने को मिलता है। इसका प्रोटेक्शन स्टेटस आप देखेंगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है, आईयूसीएन स्टेटस लिस्ट कंसर्न है, साइट के अपेंडिक्स 3 में है, जो अभी मीटिंग हमको पनामा में देखने को मिल रही है। ऑड रेडियो सर्कल्स अभी हमको देखने को मिले हैं। 50,000 टाइम डायमीटर अवर ऑन जो मिल्की वे है उसका देखने को मिला है। अनएक्सप्लेन्ड एस्ट्रोनॉमिकल क्या है, ऑब्जेक्ट है, अभी इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है। और 2019 में ऑस्ट्रेलियन स्क्वायर केएम एरे पाथफाइंडर के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसको विजुअल अभी हमको नहीं देखा है, इंफ्रारेड, एक्सरे, टेलीस्कोप के द्वारा विजुअल नहीं देखा गया है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, तो इसको याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा, जो पीपल और बरगद का पेड़ है उनकी लाइफ काफी अधिक रहती है, आपने देखा 200 से 500 साल तक जीवित रहते हैं और 2,500 साल तक काफी सरवाइव कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों? तो इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ने भोपाल ने ऐसा स्टडी को कैरी आउट किया और इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की और कहा जो पीपल और बनाया है, मतलब जो बरगद और पीपल है, लीफ टिश्यू के सैंपल इन्होंने कलेक्ट किए, वहां से स्टडी की। इन्होंने कहा कि जो बरगद का पेड़ है वहां से जो 17 में से 15 एमएसए का मतलब है मल्टीपल साइन ऑफ अडेप्टिव जो जीन होते हैं इसके, तो इस शब्द को आप याद रखेंगे। ठीक है, काफी डेवलपमेंट रहता है, रूट डेवलपमेंट, लीफ फॉर्मेशन, मेटाबोलिज्म, रिप्रोडक्शन रेट इसके माध्यम से देखने को मिलती है। और काफी जो इन्वायरमेंट स्ट्रेस होता है और टॉलरेंस जो एक्टिविटी होती है, तो बनाया मतलब कि बरगद के पेड़ में 17 में से 15 इसको जो जीन्स होते हैं वो इसको काफी इन्वायरमेंट स्ट्रेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और जो पीपल का पेड़ है उस 19 में से 17 जो हम एमएसए रहते हैं टॉलरेंट एक्टिविटी कर सकते हैं, इसके खिलाफ ये अपनी जो गतिविधियां हैं उसको बढ़ाते हैं, इसलिए इनकी लॉन्ग लाइफ हमको देखने को मिलती है, ऐसा पता चला है जीनोम सीक्वेंसिंग में। ठीक है, IISER भोपाल के द्वारा इस प्रकार की सीक्वेंसिंग की गई। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं रखना है। ठीक है, चलो, मेनली आपको इसमें साइन ऑफ मल्टीपल साइन ऑफ अडेप्टिव इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, दूसरा साइंटिफिक पब्लिकेशन इंडिया चर्चा में था, रिपोर्ट पब्लिश की गई नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा। अब हमारा स्थान 7 से लेकर 3rd स्थान पे आ गया है। अभी हमारे पेपर 2020 में जो साइंस पब्लिकेशन से 149213 के आसपास थे, इसके 2010 में 6055 थे। ठीक है, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आप इसको कोट कर सकते हैं केवल मेंस में, प्रीलिम्स के दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा, ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्वेलेंस सिस्टम चर्चा में था, WHO ने इस प्रकार की रिपोर्ट पब्लिश की, इसको शॉर्ट में ग्लास बोल देते हैं। ग्लास का मतलब है क्या? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। जैसे आप कोई भी दवाई है और आपने डॉक्टर ने आपको कुछ दवाई लिखी, आपने जल्दी सही होने के चक्कर में आपने एक्स्ट्रा दवाई ले ली, तो आपकी एंटीबायोटिक क्या हो गई, धीरे धीरे खत्म हो गई। मेडिकल पे जाके आपने दवाई ले ली,
बिना डॉक्टर की सलाह से, तो अभी आपकी एंटीबॉडी क्या हो गई, खत्म हो गई। और अधिकांश जो लाइव स्टॉक हैं, जो हमारे पशु हैं, फिश हैं, उनमें फार्मिंग में कई एंटीबायोटिक जो ड्रग है उनका उपयोग किया जाता है, तो इसके माध्यम से भी हमको एंटीबायोटिक खत्म होने देखने को मिलती है। पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल रहता है, लैक ऑफ हाइजीन, पुअर सैनिटेशन हमको देखने को मिलता है, ठीक है। और न्यू एंटीबायोटिक हमको लैक ऑफ नई नई एंटीबायोटिक हमको डेवलपमेंट नहीं देखने को मिल रही है, तो इसके कारण से भी एंटीबायोटिक डेवलपमेंट हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए आपसे पूछा जाएगा कि गिलास किससे संबंधित, तो आप बताएंगे एएमआर से। एएमआर मतलब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्विलेंस, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और एंटीबॉडी किससे फैलती है, आपको मतलब कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस किससे फैलता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट से आपको ओवर द चेन टाइम के माध्यम से आपको देखने को मिलता है, जैसे आपने कोविड में देखा, जिसकी ये बहुत कमजोर, ये आपको बहुत कमजोर थी, तो आपका कोविड का जो सबसे अधिक प्रभाव उस व्यक्ति पे देखने को मिला। इसके अलावा आईएनएस मुरमा गांव चर्चा में है, इंडियन नेवल शिप को इसको कमीशन किया गया। P15B क्लास से संबंधित है, स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, ठीक है। सरफेस टू सर्विस मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल देखने को मिलेंगी, राडार सिस्टम देखने को मिलेगा। न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल वारफेयर कंडीशन में उपयोग हो सकता है। 4 पावरफुल इसमें गैस टरबाइन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और 72% के आसपास इसमें इंडिजीनियस कंटेंट हमको देखने को मिला है, तो इस शब्द को आप याद रखेंगे, ठीक है। P15B किससे संबंधित, तो आप बताएंगे आईएनएस मुरमा गांव से, ठीक है। दूसरा पंडा टास्क फोर्स चर्चा में है, ये ट्राइबल को शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में शामिल करने से संबंधित है। 2014 में इसको स्टैब्लिश किया गया। इस टास्क फोर्स को रिकमेंडेशन देने के लिए आपको केवल कुछ ट्राइब के नाम दिखना है। पुलियान जो कि तमिलनाडु की कम्युनिटी है, कोंडा कुमारी जो कि आंध्र प्रदेश की कम्युनिटी है, कांडा कमार और जोड़िया, चुक्तिया, भंजिया और मानकिड़िया, पुजरिया आपको उड़ीसा से संबंधित देखने को मिलेंगी। इनको शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में शामिल करने की अनुशंसा इन्होंने दी, ठीक है। इसके अलावा इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमेटी चर्चा में है। इसका 63 सेशन अभी लखनऊ में ऑर्गेनाइज किया गया। इंडिया का फोरम है, इसमें ग्रेटर कस्टोडियन यूजर्स रिकॉर्ड रहते हैं। 1919 से सेटअप किया गया। मैनेजमेंट करती है रिकॉर्ड का यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर, इसको हेड करते हैं नेशनल आर्चिव ऑफ इंडिया, इसको हेड करने का प्रयास करते हैं। इसका जो सेक्रेटरीट है आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। इसमें एक 134 मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। सेंटर, स्टेट यूटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, यूनिवर्सिटी, लर्न इंस्टीट्यूट संबंधित चीजें हैं इसमें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। दूसरा अर्जेंटीना चर्चा में आपको पता ही है, फीफा वर्ल्ड कप इन्होंने जीता है। अर्जेंटीना थर्ड टाइम वर्ल्ड कप चैंपियन रहा है, 1978, 1986 और 2022 में। आफ्टर बीटिंग फ्रांस के द्वारा फाइनल कतर में हुआ, आपको पता है। जैसा फ्रांस एमबेपी फर्स्ट मेल प्लेयर बने हैं 56 ईयर के, जिन्हें स्कोर किया वर्ल्ड कप फाइनल हैट्रिक में। और मेसी को क्या मिला, गोल्डन बेल अवार्ड मिला, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लोकेशन देख लेते हैं। अर्जेंटीना की जो सीमा है चिले से लगती है, उरुग्वे से लगती है, पैराग्वे से और बोलिविया से और ब्राजील से भी लगती है। और इधर आपको पेरू से नहीं मिलेगी, ठीक है। इधर आपको इक्वाडोर मिलेगा, कोलंबिया, वेनेजुएला, ठीक है। इधर आपको गयाना मिलेगा, ठीक। तो ये सारी चीजें आप इसमें देख सकते हैं। तो ये इधर आपको कैरिबियन सी मिलेगा, ठीक है। तो इसको देखेंगे। आइलैंड चर्चा में था, यहाँ पे अभी इंडियन ओरिजिन के लियो वारादकर जो क्या बन गए हैं, पीएम बन गए हैं। तो आइलैंड आपको ये चीज देखने को मिलेगी। ये आपको रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड बोलते हैं, इसको नॉर्थर्न आइलैंड बोलते हैं, दोनों मिलाकर हम बोल देते हैं आयरलैंड। लेकिन अगर इसको ब्रिटेन वाला पार्ट भी हम शामिल कर दें, जिसको स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स भी है, तो इसको ब्रिटिश आइल्स बोल देते हैं। और ग्रेट ब्रिटेन किसको बोलेंगे, इसमें ये वाला स्कॉटलैंड रहेगा और इंग्लैंड रहेगा, इसको ग्रेट ब्रिटेन बोल देते हैं। लेकिन अगर आपको यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बोलना है तो आपको नॉर्थर्न आइलैंड का पार्ट भी इसमें शामिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस मैपिंग को याद रखें। इधर आपको इंग्लिश चैनल आपको देखने को मिलेगा। तो ये
आज का कुछ डिस्कशन था, आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।